कैसे समझाऊं मैं तुझे।
आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया, कल हम लोगों की विस्तृत चर्चा हुई थी कि भारतीय संविधान का परिवेश और पर्यावरण क्या है। तो हम लोग भारतीय संविधान के परिवेश और पर्यावरण को पढ़ते हुए हम लोगों ने भारत का संविधान उसका पढ़ा देखा था कि भारत का संविधान अ, भारतीय लोक प्रशासन का पर्यावरण है, इकोलॉजी है, परिवेश है। और इसमें हम लोगों ने दो पार्ट देखे थे। भारत का संविधान, संसदीय लोकतंत्र और संघवाद पर भी चर्चा की थी। चौथा और पांचवा इसका समाजवाद और आर्थिक नियोजन पर अब हमें चर्चा करनी शेष करनी है। आप तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान का परिवेश और पर्यावरण आप सबको ठीक से स्मरण हो गया होगा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित संविधान है। यह लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है, इस देश की के बीच बसती है। इस देश का संविधान का निर्माण इस देश के लोगों ने किया है। भारत का संविधान लिखित है और निर्मित संविधान है। यह दुनिया का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। यह संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र है। आप जानते ही हैं गणराज्य का अर्थ मैंने बताया था कि यहाँ पर जो निर्वाचित है, यहाँ पर जो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है अर्थात राष्ट्रपति, उसका भी निर्वाचन होता है। यह कोई राजा और महाराजे की धरोहर नहीं होती है देश के संवैधानिक प्रधान का। हम लोगों ने ब्रिटेन मिनिस्टर की पद्धति या संसदीय लोकतंत्र को उधार में लिया है, लेकिन वहां पर संवैधानिक राजा होता है और भारत में संविधान भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। अभी जुकाम का पूरी तरह असर गया नहीं है, बुखार हल्का हल्का अब शांत हो रहा है पहले की अपेक्षा, लेकिन अब सर्दी जुकाम का असर बढ़ रहा है। तो अ, हम लोकतांत्रिक गणराज्य की भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है। इसके विपरीत ब्रिटेन का संवैधानिक प्रधान ब्रिटेन का इम्परर या साम्राज्ञी या सम्राट होता है। वह निर्वाचित नहीं, जेनेटिक होता है, हेरिडेटरी होता है। इसलिए ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र होते हुए भी वह गणराज्य नहीं है और भारत संसदीय लोकतंत्र लोकतंत्र होते हुए राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है, गणतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है। गण और तंत्र माने सिस्टम, जहां लोगों की पद्धति प्रशासन की पद्धति हो उसे हम गणतंत्र या गणराज्य कहें। तो भारत का जो संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, वो जेनेटिक नहीं है। हम क्या होता है, उसका भी निर्वाचन होता है, इसलिए हम गणराज्य हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। संसदीय लोकतंत्र पर आपकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में पहले संसद के दो सदन हैं, निम्न सदन पूरे भारत को गया और निम्न सदन में जिसको 1/2+1 अर्थात एक अधिक की संख्या को किसी गठबंधन को या किसी को 1/2+1 की संख्या प्राप्त हो जाती है और वह गठबंधन या वह पार्टी अगर अपना एक नेता चुन लेती है और सदन में उसे बहुमत प्राप्त है, तो ऐसे
बहुमत प्राप्त दल के नेता को के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इस मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का और वह कैबिनेट भारत का प्रशासन चलाएगी और जैसा परामर्श वह राष्ट्रपति को उसी अनुसार प्रशासन कर या संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें 2 सदन, निम्न सदन का पहले निर्वाचन होता है, फिर जिसको 1/2+1 मिलता है उस दल, गठबंधन या पार्टी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण होता है। इस प्रकार की शासन पद्धति और हमारा जो भारतीय प्रशासन का परिवेश और है, तो वो सरकार कैसे बनती है, संसद से उस सरकार का निर्माण होता है। इस शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था के आता है, क्योंकि संसद इस प्रकार की सरकार का होती है। तो इसलिए हम इस प्रकार की प्रशासनिक पद्धति को, हम इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संसदीय लोकतंत्र। इस पर हम लोगों की बात, मुझे प्लीज आवश्यकता होगी तो मैं आप सबको लिखा दूंगा, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिएगा कि इसे आप लिख करके और मुझे व्यक्तिगत पीडीएफ भेजिए। किसी का देखता रहेगा, लेकिन आप जितना 300, 150, 200 जितने पीडीएफ देखेंगे, सबका पीडीएफ मैं देख करके, जांच करके, उस पर कमेंट करके भेज दूंगा। तो प्लीज पीडीएफ जरूर भेजिएगा। तीसरा हमने परिवेश और पर्यावरण बताया था संघवाद। संघवाद, जैसा मैं कल बता रहा था कि एक आदर्श संघ वह है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें इकाइयां मिलकर के केंद्र सरकार को जन्म देती हैं, लेकिन भारत में इसके उल्टा है। भारत में केंद्र सरकार ही इकाइयों को जन्म देती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना देना, एक राज्य की सीमा में परिवर्तन करके दूसरा राज्य बना देना, ये सब है। तो ठीक संघवाद के विपरीत, जहां संघवाद में इकाइयों द्वारा संघ का निर्माण किया जाता है, इसके विपरीत भारत में इकाइयों बल्कि केंद्र द्वारा प्रांतों का गठन किया जाता है। तो ठीक उल्टी धारा है। इसीलिए केसी वेयर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संघवाद के लक्षणों से युक्त एक एकात्मक शासन व्यवस्था ही, जिसमें तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने, रूपायित करने और अपने को भारत राज्य की एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने की शक्ति और सामर्थ्य है। तो ये हो गया संघवाद। और संघवाद में हमने देखा कि हम एक आदर्श संघ नहीं है। हमारे इकाइयों ने मिलकर के भारतीय गणराज्य का गठन नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार ने गणराज्यों का भाषा के आधार पर 1955-56 में घनघोर आंदोलन हुआ, जिसमें रामलू ने प्राणोत्सर्ग कर दिया अनशन करके। तो आंध्र प्रदेश बना तमिलनाडु से काट करके। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। तो ये हमारा आधार है संघवाद का, कि हम संघ तो हैं। जैसा मैंने प्रोफेसर वर्मा की बात कल कह रहा था, प्रोफेसर वर्मा ने कहा हम शर्ट तो पहनते हैं, लेकिन हमारी शर्ट हमारी आत्मा तो मौलिक रूप से संघात्मक है, लेकिन हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए कभी कभी हम संघवाद को एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था का, संघात्मक शासन व्यवस्था का अनुपम उदाहरण और सर्वोच्च संविधान दुनिया में है संघात्मक शासन व्यवस्था का, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और एकात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य है। संयुक्त राज्य में केवल एक सरकार होती है, वह देश की सरकार, कंट्री की, यूनाइटेड किंगडम की सरकार होती है। सरकारें नहीं होती हैं। काउंटियों में भी, जैसे काउंटी क्रिकेट आप जानते होंगे, वहां एक तरह से जिले की या उन काउंटियों में भी किसी प्रकार का कोई सत्ता का अधिकार नहीं होता है। किसी प्रकार की वहां सरकार नहीं होती है काउंटियों में। तो इस प्रकार ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था
केवल एक ही प्रशासक है, वह है मंत्रिमंडल और उसका प्रधान प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त वहां कोई प्रशासक नहीं होता है। तो ऐसे शासन व्यवस्था के केवल एक स्वरूप को स्वीकार करना, शासन व्यवस्था के एकल स्वरूप को, उसके समानांतर किसी दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था के अस्तित्व को इनकार कर देना ही एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां संघात्मक है, वहीं संयुक्त राज्य में एकात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहां एक ही सरकार है, वह केंद्र की सरकार है। भौगोलिक इकाइयों के पास कोई शक्ति और सत्ता नहीं होती है। और भारत के संविधान के विशेषज्ञों ने ऐसा इसलिए एकात्मकता के साथ, संघात्मकता के साथ और अखंडता अक्षुण्य बनी रहे। और इस एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कुछ ऐसे भी कदम उठाए जो संघवाद के विपरीत जाते हैं, जैसे 360, 356 और 352। एकल न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ये देश को एकात्मकता के सूत्र में आबद्ध करती हैं, संघवाद के चरित्र को विनष्ट करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। एक बड़ा बृहत्तर संघवाद है, लेकिन संघवाद तो है, लेकिन उसमें एकात्म जो इस देश की एकता और अखंडता को दृष्टिपथ में रख करके इस संविधान को संघात्मक और कभी कभी एकात्मक लक्षणों से युक्त बनाया गया है। अब आर्थिक नियोजन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संघवाद आर्थिक नियोजन की बात भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन भारत के संविधान में इसकी चर्चा न होते हुए भी अर्थ किसी भी प्रशासन के लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसे किसी भी देश की, हमारे शरीर की जान हमारी प्लेटलेट्स है या हमारा रुधिर है, हमको जीवित रखने के लिए एक आवश्यक और अपेक्षित मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है। उसी तरह किसी राज्य को जीवित रहने के लिए उसकी जो सांस है वो अर्थव्यवस्था में अटकी होती है। क्योंकि जब तक हम व्यक्ति स्वावलंबी नहीं हो सकता, खैर इस पर हम नहीं जाएंगे। वो पूंजीवादी राज्य हैं, संयुक्त राज्य चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया को प्रथम संविधान देने वाला वह संघवाद की प्रवृत्ति वाला संयुक्त राज्य और स्थापित करने वाला प्रमुख संविधान यूनाइटेड किंगडम का, संयुक्त राज्य का है। तो वहां पर सत्ता को दो भागों में बांट दिया गया, और राजा में और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में। तो इस प्रकार भारतीय जो शासन का स्वरूप है उसमें आर्थिक नियोजन की विशेष आवश्यकता है। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है? कुछ संकेत इसके पहले मैंने दे दिया था। भारत में आर्थिक नियोजन पहले से भी अब ज्यादा अनिवार्य हो गया है। क्यों? एनी हाउ स्वतंत्रता के बाद से भी 1991 और विशेष रूप से 1 जनवरी 1995 के बाद भारत के लिए अब आर्थिक नियोजन करना अनिवार्य हो गया है। चलिए, आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे, लेकिन कोशिश करिए। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बोल दो भाई अपना। जी सर पहुंच रही है। अच्छा, आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज ठीक है। तो कोई इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देना चाहेगा?
पहले भी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता थी और आज भी आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पहले से और अधिक है। कुछ संकेत, कुछ बातें इस विषय में मैं कर चुका हूं, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा है। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आने के कारण आयात निर्यात बढ़ गए, जिसके कारण आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण हो गया। और उसके पहले बेटा, ये चलिए मान लेता हूं मैं बात कि आज आर्थिक नियोजन बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन के बाद, आयात निर्यात से संबंधित बातें हैं। आपका इकोनॉमिक्स है? नहीं सर। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है? सर, किसी भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रन करने के लिए हाँ, इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ता है स्टेट को, इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत आवश्यक है। गुड 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 जिससे गुड गुड जिससे कभी गुड। भविष्य में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह ना आए। और लोगों, अब वैसे भी अगर सब देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल पे बेस्ड है। तो अगर हमको पब्लिक का वेलफेयर करना होगा तो हमें कहीं ना कहीं से तो बजट चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना इकोनॉमिक बैकअप मजबूत करके रखें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत सुंदर उत्तर आप ही लोगों के बीच से आया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना नितांत आवश्यक है। कोई भी राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत नहीं है, किसी अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ है, बिल्कुल ठीक लिखा है, उचित लिखा है। अगर देश की अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो जैसे अभी हमें लोगों को पढ़ाना है तो शिक्षकों को वेतन चाहिए, हमको स्ट्रक्चर चाहिए, कॉलेज बनाने के लिए पैसे, कमरे चाहिए, तभी तो सरकारी कॉलेज चल पाएंगे या निजी क्षेत्र के कोई सा भी कॉलेज है चल पाएगा। सड़कें बनानी है तो पैसा चाहिए। प्रशासन के किसी भी कार्य के लिए पैसा चाहिए और पैसा उचित रूप से जाए, खर्च हो, कम खर्च हो और अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। ये प्रशासन का हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक, हम लोग पढ़ रहे थे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और नव लोक प्रशासन, दोनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपनी मितव्ययिता, कम खर्च को प्रशासन में बढ़ाना चाहिए, तभी प्रशासन अपनी ऊर्जा के साथ अपने सारे कार्य संपादित कर सकता है। क्योंकि अर्थ के अभाव में विकास संबंधी कोई कार्य संचालित नहीं हो सकता है। ये तो महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन उस अर्थ का जो भारत सरकार अर्न करती है, प्राप्त करती है, वस्तु से, सेवा से, कर के माध्यम से, जो टैक्सेस के माध्यम से अपना भारत सरकार राजस्व का संग्रह करती है, उस बहुत पैमाने पर राजस्व का संग्रह नहीं होता है। लेकिन जितना राजस्व का संग्रह हो और जितना हम विदेशों से कर्ज लें विकास के लिए, तो उसका उचित प्लानिंग के साथ अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे, अब जैसे बहुत एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं कि आप लोग विद्यार्थी जीवन में है, इससे कोई श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता। पिताजी ने अगर 5,000 रुपए भेजे हैं तो 5,000 रुपए में हमें किताबों का भी प्रबंधन करना है। जब किताबें लेनी होती है तो पिताजी से अतिरिक्त बात हम लोग करते हैं, माताजी से अतिरिक्त बात करते हैं। तो अबे हमें खाने का प्रबंधन करना है, हमें रहने का प्रबंधन करना है, हमें रूम का रेंट देना है। ये सारी आपकी एक प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के आप 5,000 रुपया एक दिन में अगर खर्च कर देंगे तो अवशेष 30 दिन कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको संभल करके एक योजना बनानी होगी कि इस मद में इतना खर्च, इस मद में इतना खर्च, इस मद में एक पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं।
पूर्व निर्धारित योजना बना लेते हैं कि हमें इस 5,000 या 10,000 में अपने महीने का खर्च चलाना है। तो सीमित वित्तीय व्यवस्था हो, सीमित वित्त हो और असीमित इच्छाएं हैं। हमारी अनंत इच्छा है, हमारे पास सड़कें हो जाए, गरीब लोग धनवान हो जाए, हम सबके घर हम मुख में खाना दें, सबके को वस्त्र दें। यह सोचने में तो आसान है, लेकिन इसका आर्थिक नियोजन करना कठिन काम है। तो विकास के किसी भी संभावना को, विकास के महत्तर आयाम को स्पर्श करने के लिए आर्थिक नियोजन अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वित्त मंत्री पिछले साल के खर्च बताता है, वर्ष के खर्च बताता है और सदन से मांगता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इस मद में इतना चाहिए, सारा लंबा चौड़ा बजट सदन के सामने प्रस्तुत कर देता है। फिर सदन उसमें कटौती का प्रस्ताव लाता है, पूछता है ठीक है आपका बजट बहुत अच्छा है और इसमें आएगा ये धनराशि आप कहाँ से लेके आएंगे? तो वित्त मंत्री जी सदन को संतुष्ट करते हैं कि हम ये आय के स्रोत हैं और यहां से मैं धन लेके आऊंगा। तो आर्थिक नियोजन विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है और दूसरे सशर्त आवश्यकता है। सशर्त आवश्यकता इसलिए है, तर्कों के साथ रीजनेबल इसके लॉजिक है। क्या है कि हम आर्थिक नियोजन पहले से करते तो कम खर्च में अधिक काम कर लेते हैं। दूसरा हमारा आर्थिक नियोजन होता है तो फिजूल खर्ची से हम बचते हैं। तो ये फिजूल खर्ची से बचना, वित्त को सही जगह पर सही प्रयोग करने लाना, ये प्री प्लानिंग से ही संभव होता है। तो ये तो विकास के आयाम है। दूसरा इसके साथ बड़ा महत्वपूर्ण रहा, एक बच्चे ने कहा कि ये आयात निर्यात से भी संबंधित है। बिल्कुल उसने सही बात कही है। थोड़ा सा उन्होंने इंटरप्रिटेशन केवल आयात और निर्यात से तक सीमित कर दिया। अब समझने वाली बात है, कोई भी राज्य जब अधिक उत्पादन करेगा, वो जो भी उत्पादन कर रहा है वो दुनिया के बाजार में बेचेगा। तो जब उत्पादन अधिक होगा तो निर्यात अधिक होगा। निर्यात माने हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम दूसरे जगह अपना माल बेचेंगे और जब दूसरे जगह ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। लेकिन भारत राज्य अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि अन्न के दाने के लिए भी अमेरिका और रसिया पर निर्भर रहता था। तो जब निर्भर रहता था तो निर्यात कम और आयात ज्यादा करता था। राइट टू एकदम छोटी चीज से लेके बड़ी चीज सब खरीद के करना था, अन्न तक खरीदना था विशाल जनसंख्या का पेट भरने के लिए। तो हमें इसलिए भी आर्थिक नियोजन करना था कि हमारे पास आयात और निर्यात, आयात निर्यात जब हम ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं तो अर्थव्यवस्था धनात्मक होती है कि हमने उत्पादन किया और बेचा अधिक है, और खरीदा कम है तो हमने बेचा ज्यादा है तो व्यापार से धनात्मक होता है। क्योंकि हम घाटे में नहीं मुनाफे में होते हैं तो इसको धनात्मक कहते हैं। हम निर्यात ज्यादा किए हैं, आयात बहुत कम किए हैं। हमने 100 रुपया तो बेच दिया है, 100 रुपये से अधिक की चीजें, हजारों डॉलर बेच दिया है, चीजें बेच दी है और हमें अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति हो रही तो हमें खरीदना नहीं, तो खरीदना नहीं है तो बचत अधिक होगा हमारे पास। तो इसी को व्यापार शेष धनात्मक कहते हैं। और जब हम आयात दूसरे जगह से ज्यादा चीजें खरीदते हैं और अपना कम बेचते हैं तो व्यापार शेष ऋणात्मक होता है, क्योंकि हमने उत्पादन कम किया और खरीदा बाहर से ज्यादा। तो हमारा पैसा उस खरीदने में अधिक लगा, बेचने में मुनाफा कम हुआ तो हम घाटे की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। इस प्रकार भारत में जो आर्थिक नियोजन है यह इसीलिए अनिवार्य था। अब अगले कदम पर बढ़ते हैं कि भारत का आर्थिक नियोजन क्यों अनिवार्य था। ये तो हो गई आयात निर्यात की बात, हो गई व्यापार शेष के धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो गई। इसके बाद हम लोग एक गरीब राज्य ही विश्व की राजनीति में हैं,
क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य था और भारत लोक कल्याणकारी राज्य होने की वजह से दो मामले में बड़ी गड़बड़ स्थिति भारत की रही। एक तो कल्याण पर अधिक से अधिक बजट का खर्च किया गया और उसका कोई प्रॉफिट भारत सरकार को नहीं मिला, और जो खर्च भी किया गया वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद की भेंट चढ़ गया। बहुत उद्योग आज भी बंद है। तो भारत में जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है वो हमेशा घाटे की अर्थव्यवस्था होती है, क्योंकि हमने अपने विकास के लिए ज्यादा खर्च करना है और उससे प्रॉफिट नहीं होना है। पैसेंजर ट्रेन अगर पहले चलती थी तो वाराणसी से और 120 किलोमीटर वाराणसी और प्रयागराज की यात्रा मात्र हम 30 रुपए में करते थे और बस का किराया उस समय भी 120 रुपए हुआ करता था। तो ये अंतर है, ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो हमने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बनाई, इसलिए हमारे पास संसाधन कम थे, तो इस नाते भी भारत को आर्थिक नियोजन करना अनिवार्य था, क्योंकि हम गरीब थे, पूंजी ज्यादा थी नहीं, हमारे पास बजट बहुत ज्यादा नहीं था, कम बजट के लोग थे, हम निर्यात अधिक नहीं कर पा रहे थे, सब खरीदने पर, तो हमारी आत्मनिर्भरता नहीं थी। इसलिए भी भारत की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आर्थिक नियोजन अनिवार्य था। और इसीलिए और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1950 में 15 मार्च 1950 में मंत्रिमंडल के एक परामर्श से योजना आयोग का गठन किया गया, क्योंकि भारत की परिस्थितियां ऐसी थी और ये भारतीय प्रशासन का परिवेश और पर्यावरण कैसे बन गया। आज भी भारत के राज्य जो भारतीय प्रशासन की परिधि पर खड़े हैं, अपनी योजनाओं के लिए, अपने विकास के लिए योजना आयोग के दरवाजे पर दस्तक देते। माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, यह लगभग 3 दशक तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 2.5 दशक तक, 25 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो उन्हें लगता था कि योजना आयोग को अब डिमालिश कर देना चाहिए। अब जो संकल्पना हो, जो मन में इच्छा रही हो और जिस प्रकार की उनकी पार्टी और पार्टी की आइडियोलॉजी रही हो, प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो जोर शोर से बात चलती थी कि राज्यों को बहुत परेशान न किया जाए, राज्यों के बजट दिए जाए। और नाम प्रधानमंत्री जी ने उसका चेंज कर दिया और नामकरण क्या कर दिया, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कर दिया, क्योंकि नीतियां बने और वह नीति भारत सरकार का विकास करे, भारत की सरकार का भी विकास करे, पूरे भारतीय गणराज्य का विकास करे और राज्यों का भी विकास हो। इस तरह की नीतियों के हिमायती थे। लेकिन जब अपनी सरकार बनी तो जब यथार्थ से सामना हुआ, देश की एकता और अखंडता को असली रूप में मजबूती देने की आवश्यकता हुई, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि उसका केवल नामकरण चेंज किया गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया, उसके ड्राफ्ट लंबे चौड़े बनाए गए। लेकिन आज भी राज्यों के विकास की प्रक्रिया का आरंभ भारत सरकार के नीति आयोग से होता है, जो गैर संवैधानिक, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल ने यूं ही एक संकल्प के माध्यम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में इसका गठन कर दिया गया। तो योजना आयोग हो गए कि देश का आगामी 5 वर्षों में विकास कैसा होगा, राज्य 5 वर्ष में कैसे विकास करेंगे। तो ये सारे ये प्रश्न, ये विमर्श के प्रश्न, भारत का विकास कैसे होगा, इसके लिए एक आर्थिक नियोजकता की अनुभूति की गई और भारत सरकार ने योजना आयोग का 1950 को गठित किया। अब वह योजना आयोग परिवर्तित हो गया है नीति आयोग में। कुल कहने का अर्थ और अभिप्राय है कि इसी प्रशासन को अपने हिस्सा केंद्र सरकार
राज्य सरकार अपने हिस्से ठीक ढंग से प्राप्त हो, इस और भारत का विकास सुनिश्चित हो, इसीलिए योजना आयोग का निर्माण किया गया। तदुपरांत वह परिवर्तित होकर के अब नीति आयोग है, और नीति आयोग और योजना आयोग ये मिल करके भारत का समेकित विकास करते हैं, राज्यों का भी विकास करते हैं। और आपके मन में एक जिज्ञासा या प्रश्न ये बनना चाहिए कि आखिर ये नीति आयोग या योग, संघवाद का यह लक्षण सब कुछ रहते हुए, राज्यों के पास इतना अधिकार होते हुए भी क्या स्थिति है, क्यों झुकना पड़ता है केंद्र के सामने राज्यों को? उसका महत्वपूर्ण कारण, और उसका कारण संवैधानिक है। विदेश मंत्रालय किसके पास है? संघ सूची में है। रेल मंत्रालय कहाँ है? संघ सूची में है। विधि और व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय हो गया। कृषि राज्य सूची का विषय हो गया। तो इसलिए केंद्र वाणिज्य, कॉमर्स, विदेशों से उत्तर प्रदेश सरकार सीधे विदेश से किसी भी विश्व के सभ्य राज्य से अपना आयात निर्यात या किसी प्रकार का वाणिज्यिक संबंध नहीं रख सकता है। वह जब भी होगा, वाणिज्यिक संबंधों की स्थापना भारत सरकार के माध्यम से ही की जाएगी। तो इस प्रकार जो नियोजन है, उसका जो प्रबंधन है, नियोजन का प्रबंधन, वह भारत की परिस्थितियों के अनुसार किया गया। और इसे योजना आयोग या योजना आयोग का, यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय एक है वित्त आयोग, जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, आदरणीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए नियोजन संघीय व्यवस्था का स्पष्ट अधिकार है, और नियोजन के माध्यम से संघीय व्यवस्था अर्थात केंद्र सरकार अत्यधिक मजबूत हो जाती है। जबकि होना यह चाहिए कि राज्य अपनी सीमा में रहे और केंद्र अपनी सीमा में रहे, लेकिन जो शक्तिशाली और बड़ा भाई होता है वो कहीं न कहीं हस्तक्षेप करता है। तो प्रशासन भी इससे छिपी हुई चीज नहीं है। प्रशासन में भी जो परिधि के राज्य हैं वो हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो आर्थिक नियोजन किसी भी राज्य के, जैसे भारत गणराज्य है, बोलचाल की भाषा में उसे हम देश नहीं राज्य कहते हैं, संवैधानिक भाषा में, अंतरराष्ट्रीय राज्य विधि की भाषा में। तो यह जो राज्य नामक संस्था है, इसको दीर्घकाल तक चलाने के लिए, आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए ऐसे राज्य क्या करते हैं? आर्थिक नियोजन अवश्य करते हैं। विशेषकर तीसरी दुनिया के राज्य आर्थिक नियोजन पर विशेष बल प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए कि अर्थ के बिना सभी कुछ व्यर्थ है। और इसमें टेक्नोक्रेट थे जो आर्थिक नियोजन की बात करते थे, टेक्नोक्रेट भी थे, नौकरशाही के लोग भी थे, और राजनेता भी थे। ग्रेनियल ऑस्टिन जो भारत सरकार का, उसने बहुत बढ़िया अध्ययन किया है, खासकर भारतीय लोक प्रशासन का। ग्रेनुअल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान निर्माण के समय संविधान के विशेषज्ञों ने नीति आयोग की कोई परिकल्पना प्रस्तुत नहीं की थी, और न उनका कोई स्पष्ट विचार था। लेकिन धीरे धीरे संविधान जब आगे बढ़ता गया तो देश के संविधान के, देश के चोटी के नेताओं को ऐसा लगा कि हमें आर्थिक नियोजन को एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर बड़ा लंबा चौड़ा लेख डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। 4 आना 12 आना उन्होंने सदन में भाषण दे दिया। तो वह ज्यादा से ज्यादा वह आर्थिक नियोजन की ओर केंद्रित था। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज भारत के लिए आर्थिक नियोजन की अनिवार्यता तो ये हो गई, आयात निर्यात, हमारे यहाँ उत्पादकता को बढ़ाना। हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही थी तो उनको चलाना, और अपने आयात निर्यात को सुदृढ़ करना, देश को प्रगति की ओर लेके चलना, ये सारी बातें हैं। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है आर्थिक नियोजन में। आर्थिक नियोजन में सारी बात मैंने आपसे बताई है कि देश गरीब था, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है, समाज, अभी समाजवाद बताएंगे। इन सारे कारणों से हमारी कमाई ज्यादा नहीं है। तो कमाई माने उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम है। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उत्पादकता माने प्रति हेक्टेयर अनाजों को या
किसी चीज की, लोहे की आत्मनिर्भरता नहीं। तो इसलिए हम दूसरे पर आश्रित है। जब कोई भी राज्य या उसकी सरकार दूसरे पर जब आश्रित होती है तो वो आर्थिक नियोजन पर विशेष ध्यान देती है कि भारत की प्रगति होती रहे इन झंझावातों के बाद भी। क्योंकि 1947 में एक टूटा हुआ देश भारत मिला था प्रशासन को, और प्रशासन को अपनी जड़ें जमाने, सब कुछ खर्च करने और विकास की रूपरेखा को तैयार करने में को एक लंबा अंतराल था। ये विशेष कारण है कि फैक्ट्रियां नहीं है, कृषि का क्षेत्र घटता जा रहा है। कृषि जीडीपी में योगदान पहले 38-40% हुआ करता था, अब 14% आ गया है। तो हमें आर्थिक नियोजन की आवश्यकता है। चूंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद एक बच्चे ने पैसा बचाना है, वो उस पैसे का हम सदुपयोग करेंगे, खोलेंगे कॉलेज, करेंगे वेलफेयर के काम करेंगे। ये नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि अच्छी सड़कें चाहिए तो टैक्स तो देना ही होगा आप। फिर माननीय मुलायम सिंह जी की ओर उनकी ओर आकर्षित होकर के सदन में भाषण देते थे कि मुलायम सिंह जी हमारे मित्र हैं और ये समाजवादी हैं, इन्हें ज्ञात है कि हम क्या करते हैं, बड़े लोगों से लेते हैं और सड़कों के लिए छोड़ देते हैं गरीबों के लिए। गरीब पैदल जाए, उस पर अपना ट्रैक्टर लेके जाए, किसान जाए, मजदूर जाए, उस पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। तो यही यही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था थी जिसमें बहुत सरकार को घाटा लग गया। तो नियोजन करना कि हम कितना कस के चलें, अपने घर की अर्थव्यवस्था को कमाई के अनुरूप ही बनाएं, ये इसके लिए आर्थिक नियोजन बहुत अनिवार्य है। ये सारी बातें आपने समझ ली हैं और लिख भी ली होंगी, और आप पीडीएफ बना के भी उसको शानदार तरीके से आप प्रेषित करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। लेकिन आर्थिक नियोजन का भारत के तरफ और ध्यान आकर्षण करिए तो भारत में आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य शर्त और इसलिए ज्यादा थी। वह अनिवार्य शर्त का कारण क्या था कि भारत में विशाल जनसंख्या गांवों में रहती, और लॉर्ड मैकाले जिन गांवों को तोड़ नहीं पाया, और अपने वुड डिस्पैच रिपोर्ट में लिखता है लॉर्ड मैकाले, आपने नाम सुना होगा शिक्षा पद्धति में उसका, और भारत को कैसे तोड़ा जाए, लॉर्ड मैकाले की बड़ी भूमिका थी। लॉर्ड मैकाले ने अपनी एक रिपोर्ट वहां के सम्राट को प्रस्तुत की, अर्थात मंत्रिमंडल को दिया कि भारत टूट नहीं सकता। भारत की अर्थव्यवस्था स्वदेशी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। भारत में महिलाएं कितना हम लोगों के घरों में सोना रखती हैं, अनाज रखती हैं, चोरी का माल रखती हैं। चोरी माने अपने पतियों से बचाकर, अपने बड़े बुजुर्गों से बचाकर वो धन संग्रह करके कहीं बैंकों में, कहीं डाकघर में, वो छोटी बचत कम खा करके, बचत की प्रवृत्ति होती है। पैसा दो ही तरह से बचाया जाता है, या तो नियोजन करके या तो अधिक कमा करके, बचत करके या कमा करके। तो गरीब आदमी के लिए बचत करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और जब बचत करेगा तो उसके लिए योजना बनाएगा, नियोजन करेगा। इसीलिए भारत जैसे एक गरीब अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक नियोजन अनिवार्य शर्त। और जिस ओर आपका ध्यानाकर्षण विशेष रूप से चाहता हूं, वह ध्यानाकर्षण इस बात पर है कि भारत की विशाल जनसंख्या गांवों में रहती, शहरों की जनसंख्या कम है। जबकि दिल्ली 2 करोड़ से अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है और अहमदाबाद है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती हैं। ये जान लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी इस शब्द का प्रयोग सी में किया गया है, अंग्रेजों ने किया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन जिन नगरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा थी उनको उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा और उसकी न्याय व्यवस्था को अलग किया। तो ये अंग्रेजों की अपनी पद्धति थी, उसको आज हम लोग उसी बड़े गर्व से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई देती हैं, बड़े महंगे सूट और महंगी गाड़ियां दिखाई देंगी, उद्योगपतियों के, बड़े बड़े अफसरों के। लेकिन भारत की एक विशाल जनसंख्या, जिसे बापू कहा करते थे भारत के गांव, और कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती थी, गांव में बसती है। लगभग 730 जनपद हैं भारत के, और 730 जनपदों में से केवल 50 जनपद शहरी क्षेत्र के हैं, बाकी सारे ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हमारे
वो के हमारे ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हमारे जनपद हैं, जिले हैं। तो इस भारत के विकास में असंतुलन न हो जाए, इसके लिए नियोजन आवश्यक था कि हम किसी क्षेत्र विशेष का हम विकास ज्यादा करें। जैसे पंजाब हरियाणा का उस जमाने में जब देश की कल्याणकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, पंजाब और हरियाणा का बहुत विकास हुआ, लेकिन उस मात्रा में उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को लगातार गरीबी और उपेक्षा का ही रूप देखने को मिला। सड़कों के जाल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भरा हुआ है, जिधर माननीय मुलायम सिंह जी का घर है, लेकिन पूर्वांचल सड़क से विहीन था। अब सड़कों की नई सरकारों ने सड़कों पर ध्यान दिया। तो एक नियोजन के अभाव में उपेक्षित क्षेत्र छूटते जा रहे थे, और खासकर भारत के गांव। अगर हम शहरों को विकसित कर देंगे और गांवों के विकास को समानांतर रूप से लेके नहीं चलेंगे तो होगा क्या? इस पूरी प्रक्रिया में इंडिया मजबूत होता जाएगा और भारत कमजोर होता जाएगा। इंडिया कहने का अर्थ जीवन और भारत कहने का अर्थ ग्रामीण जीवन, एक द्वंद्व पैदा होगा। इसलिए भी भारत के समेकित विकास के लिए, समग्र विकास के लिए, होलिस्टिक पवित्र विकास के लिए, टोटल डेवलपमेंट के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक था। और भारत की सरकार उसका आर्थिक नियोजन करती है। प्रत्येक राज्य को उसके बजट और बजट के बाद प्रत्येक सरकार को भारत सरकार ऋण देता है आरबीआई के माध्यम से। और इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हुई। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी जो भी जिसकी भी सरकार रही हो, उन सरकारों ने संतुलित करने का प्रयास किया है कि अगर शहर बढ़ रहे हैं तो उसी मात्रा और अनुपात में गांवों का भी विकास हो। आज गांव के लिए विकास की जीवन रेखा सड़कें बनेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जाएंगी, वहां के उत्पाद शहरों में जाएंगे, तो किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी। अभी ये 2-4 बरस का फेज और लगेगा। तो इस तरह हमने आर्थिक नियोजन के परिवेश और पर्यावरण को देख लिया। और जहां संघवाद है, जहां भारत की प्रशासनिक व्यवस्था आधारभूत संरचना का ही विकास नहीं हुआ है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इन सारी चीजों पर, सारे क्षेत्र पर भारत सरकार को बजट का अधिकाधिक भाग लगाना है। इसलिए आर्थिक नियोजन, किन किन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहां ट्यूबवेल चाहिए, इसी को आर्थिक नियोजन। वहां नहरें चाहिए, उन क्षेत्रों में भारत सरकार अधिक ट्यूबवेल दे दी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है तो उस ट्यूबवेल का कोई मतलब और औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों को जो चाहिए उसी अनुरूप विकास को सुनिश्चित किया जाए। इसलिए भारत की प्रगति के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए, व्यक्तिगत जीवन में विकास के लिए, सामाजिक जीवन का विकास के लिए आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य शर्त है। आपने आर्थिक नियोजन को ठीक से समझ लिया, मैंने आपके परिवार का भी उदाहरण दिया। अब अंतिम है जिस पर बहुत छोटी सी चर्चा करके, समाजवाद। समाजवाद हमने लक्ष्य रखा भारत के संविधान में, और यह हमारे, इसको हम लिखा देंगे, इस प्रश्न को लिखाएंगे, आगे बढ़ने के प्रश्न लिखाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए समाजवादी ये शब्द आया है। अब समाजवाद बड़ा अटपटा है। समाजवाद, एक असली समाजवाद है वो है कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। कई समाजवाद है, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, गांधीयन समाजवाद, नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद। इसी सब परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ा विद्वान हुआ है ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का, उसका नाम है सीएम जोड। सीएम जोड ने कहा है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे हर कोई पहनना चाहता है। हर व्यक्ति अपने को समाजवादी घोषित, उस समय पूरे दुनिया पर समाजवाद का नशा। तो यह समाजवाद इतना बेढंगा है, अपरिभाषित है,
कहा गया कि यह सीएम जोट ने कहा कि यह एक ऐसी टोपी है जिसे बड़ा सर वाला भी पहनना चाहता है, छोटा सर वाला भी पहनना चाहता है, सभी पहनना चाहते हैं। लेकिन भारत में जिस समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया उसमें कहा गया कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की परिपूर्ति करना इसका अर्थ और अभिप्राय है। न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान और गरिमापूर्ण जीवन, ये समाजवाद का आधार है। और इन समाजवादी तत्वों को भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अधिकाधिक मात्रा में स्थापित कर दिया गया। तो यह आपको लिखना पड़ेगा कि ज्ञात विश्व के जो परिचित समाजवाद है उससे भारत का समाजवाद सर्वथा भिन्न है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि नागरिक की सुरक्षा करना, नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना और गरिमापूर्ण जीवन देना, यही हमारे समाजवाद का अर्थ है। तो ये हमारा समाजवाद हो गया। दूसरे बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा, 2 मिनट में बात समाप्त करूंगा, वह है कि जब हमने कल्याणकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था 1947 से प्रारंभ की और खूब केवल खर्च किया और हमें आमदनी कुछ नहीं हुई, खूब लुटाया, नौकरियां तक मेला लगा के बांटी जाती थी, हमने खूब फैक्ट्रियां लगाई, खूब विकास के काम करने चाहे, लेकिन सारी फैक्ट्रियां अरबों खरबों के घाटे में गई क्योंकि प्रबंधन ठीक नहीं था, भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, मौलिक समस्याओं पर विचार नहीं होता था। लेकिन इस समाजवादी अर्थव्यवस्था ने, इंदिरा गांधी ने राजाओं के प्रीवी पर्स छीन लिए क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था राजतंत्र के विपरीत है। तो राजाओं को जो पेंशन दी जाती थी छीन लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस पर कई मामले कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने उस समाजवाद को अपने ढंग से परिभाषित किया और कहा कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की परिपूर्ति करना। फिर आगे बढ़ा थोड़ा मामला, तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधारभूत संरचना का विकास करना भी समाजवाद है। क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, ये सब आधारभूत संरचना है जिसके बिना मानव का गरिमापूर्ण जीवन निर्धारित नहीं होता है। और इन सबको भी समाजवाद के अंतर्गत समाहित किया गया। अब 2 मिनट में आप समाजवाद समझ गए हैं और इसको लिखना आपके लिए बहुत आसान है। नहीं होगा तो हम लिखा देंगे, पूरे प्रश्न को ही लिखा देंगे, लेकिन हम आगे बढ़ जाएंगे, इस प्रश्न को बाद में लिखा देंगे। अब 1991 में ग्लोबलाइजेशन के स्वीकार करने के बाद समाजवाद का अर्थ कैसे है? क्या हमारा समाजवाद सुरक्षित है? ये बड़ा प्रश्न है। हमने विदेशी पूंजी आमंत्रित कर दी और कोई विदेशी आएगा तो ऐसे ही केवल बिना लाभ देख करके नहीं आएगा। और भारत की मजबूरी उदारीकरण, खगोलीकरण या भूमंडलीकरण भारत की आवश्यकता नहीं है बल्कि विवशता थी, क्योंकि सरकार के पास पूंजी नहीं थी। इन उद्योगों को चलाना सरकार के लिए संभव नहीं था, इसलिए पूंजी आमंत्रित किया गया और इन नए नए उद्योगों के लिए अनुमति दी गई। डबोल और एनरॉन जैसे परियोजनाएं तत्कालीन शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आई भाजपा ने एकदम, अरे अब देश टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बहुत आंदोलन चलाया। लेकिन अंततः एनरॉन और डबोल वापस आए। 1991 में उदारीकरण की नींव नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने रखी। फिर वो आगे बढ़ता गया, लगातार वो कारवा आगे बढ़ता गया। कोई भी सरकार अब भूमंडलीकरण से मुंह नहीं मोड़ सकती। अब इसमें हमने हमारा समाजवाद कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए सुरक्षित रहा कि जब भूमंडलीकरण हुआ, एक चतुर और चाणक्य प्रधानमंत्री भारत के था, पीवी नरसिंह राव, उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी कंपनी आएगी उसका इंडिविजुअल शेयर 5%, विदेशी कई करके एक उद्योग लगाएंगी, इंडिविजुअल उनका शेयर 5% से ज्यादा नहीं, ठीक। और दूसरी, वो उनका शेयर होगा 5% से ज्यादा नहीं, और जितने शेयर वो जारी करेंगे भारत में, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए है
और वो 400 करोड़ की कोई 100 करोड़ उसके पास, वो से कैसा कंट्रोल नहीं देगा, शेयर जारी कर देगा। उसके लोग शेयर खरीदेंगे, शेयर भी कई प्रकार के हैं, उसके शेयर खरीदेंगे। तो भारत सरकार ने अनिवार्य शर्त रख दी है कि वह शेयर केवल और केवल भारत के नागरिक ही खरीद सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति उस शेयर को नहीं खरीद सकता है। तो हमारा समाजवाद सुरक्षित है। भारत ने बिल्कुल कर्मचारियों की छटनी नहीं की। जो उद्योग बैठ गए, जो नहीं चले, जो घाटे में चले, वहां भी CRS कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम लाए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम आए। हर कर्मचारी को पद सोपान दिया गया, वेतनमान दिया गया, ग्रेच्युटी दी गई, सेवा का उपहार दिया गया और लाखों लाखों रुपए उन्हें दिया गया इस कार्य के लिए कि वो रिटायर हो गए हैं तो अपना जीवन व्यापन कर सकें। अच्छी खासी तनख्वाह दी गई। इस प्रकार जैसे रिटायरमेंट है, अब रिटायर किया गया, किसी की नौकरी 20 बरस की थी तो 20 बरस को 20 महीने में तब्दील कर दिया गया, 20 महीने की तनख्वाह दी गई। वो CRS में थे, जबरदस्ती रिटायर करने वाले में। और 20 बरस के बाद जो उसे लाभ मिलता वो सारा लाभ इसी समय दे दिया गया विथ पेंशन। तो ये हमारा समाजवाद। शेयर विदेश में नहीं बिकेगा, शेयर को केवल भारत के लोग खरीदेंगे। तो भारत 200 करोड़ रुपया किसका, कंपनियों ने, कई लोगों ने मिलकर 200 करोड़ इकट्ठे किए भारत के बाजार से। लोगों के रुपए 200 उठाए, 400 रुपए की कंपनी तो 200 रुपए का शेयर बेचा है। शेयर माने भाग। किसी ने 10 का शेयर खरीदा, किसी ने 2000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1,00,000। तो इस तरह जो जो उसका शेयर खरीदा है वो कंपनी का मालिक हो गया, उतने प्रतिशत, उतने भाग मालिक हो गए। और ये अनिवार्य था कि यह सब कौन खरीदेगा, केवल भारत के नागरिक ही। तो इसलिए हम भारत की उदारीकरण की इस प्रक्रिया में भी हमारा समाजवाद सुरक्षित है। और कैसे सुरक्षित है, वेलफेयर के जितने काम हैं भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। रेलवे सस्ती सेवा आपको देती है, वायुयान आपको सस्ती सेवा देती है, बिजली भी लगभग विश्व के अन्य राज्यों से भारत में सस्ती बिजली उपलब्ध है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, शिक्षा, आप प्रयागराज के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने डिग्री कॉलेज में आपने देखा होगा कि यहाँ कितनी कम फीस है। तो ये क्या है, हमारा समाजवाद सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि आप सबको आज की क्लास अच्छी